Good morning to all students, faculty members, and prestigious community of Science Group. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government लोहिया PG College, चूरू। जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की एक कंप्लीट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आपके कोर्स से संबंधित विभिन्न चैप्टर्स का पीपीटी वीडियो के माध्यम से, विजुअल शूटिंग के माध्यम से रेगुलरली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इसी व्याख्यानमाला की श्रृंखला में डिफरेंशिएशन के चैप्टर पे मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का होता है, डिफरेंशिएशन की मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंशिएशन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और डिफरेंशिएशन की स्टडी के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा हो सकता है। तो इन सभी पहलुओं पे मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन यदि अपन देखें, वेरी सिंपल डेफिनेशन, तो वो ये हो सकती है कि ट्रांसफॉर्मेशन of an undifferentiated cell into a differentiated cell is called as differentiation। अर्थात अविभेदित कोशिका का विभेदित कोशिका में रूपांतरण विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक परिभाषा इसकी और हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ एन अडल्ट टाइप सेल्स फ्रॉम ए प्रोजेनाइटर सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। किसी प्रोजेनाइटर कोशिका से अडल्ट कोशिका का निर्माण, अडल्ट के समान कोशिका का निर्माण, ये विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। लॉवट्रुप नामक वैज्ञानिक ने डिफरेंशिएशन के लिए डाइवर्सिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया है। लॉवट्रुप सजेस्टेड द टर्म डाइवर्सिफिकेशन फॉर दिस फिनोमेनन। और वैसे देखें तो विभेदन एक प्रकार का साइटो डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन इज ए टाइप ऑफ साइटो डिफरेंशिएशन। तो ये एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। हाँ, अब है टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। विभेदन मुख्यतया 4 प्रकार का हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन और एपिजीनोटिपिक डिफरेंशिएशन। इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि विभेदन के दौरान जब सेल की आकृति परिवर्तित हो जाए, यानी चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर। मान लो विभेदन से पहले कोई कोशिका गोलाकार थी और वो विभेदन के बाद में मान लीजिए स्तंभाकार हो जाती है, तर्करूपी हो जाती है, दीर्घवृत्ताकार हो जाती है। तो सेल की आकृति में यदि कोई चेंजिंग होती है, इसे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सेल की कार्य प्रणाली जो होती है, सेल की बायोकेमिस्ट्री, सेल की फिजियोलॉजी, वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आरबीसी के केस में सपोज, अब आरबीसी की जो अविभेदित कोशिका जो बोन मैरो में स्टार्टिंग जो स्टेम सेल है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लेकिन विभेदन के बाद में जब आरबीसी बन जाती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन डिपॉजिट हो जाता है। अब ये आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। तो सेल की जब कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन हो जाए, सेल की फंक्शनिंग में परिवर्तन हो जाए, सेल की फिजियोलॉजी में परिवर्तन हो जाए, तो इसे फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं। थर्ड इज बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन। इस प्रकार के विभेदन में क्या होगा, विभेदन के पश्चात कोशिका का रासायनिक संगठन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे मांसपेशियों की सेल्स को यदि अपन देखें, अब मसल सेल्स की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म की स्टेम सेल से। लेकिन इस मेसोडर्म की सेल्स में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स नहीं है। लेकिन विभेदन के बाद में इसी मांसपेशियों की सेल्स में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन, डाइनिन, इसके अलावा और अन्य
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है वो संश्लेषित हो जाते हैं। तो सेल के रासायनिक संगठन में जो कोई परिवर्तन हो उस विभेदन को बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। और चौथी टाइप है एपिजीनोटिक डिफरेंशिएशन। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि अब यूँ तो एक मनुष्य का जैसे एग्जांपल लूँ मैं, अब मनुष्य में जितनी भी कोशिकाएं हैं अडल्ट के अंदर, वो सारी कोशिकाएं एक जाइगोट से बनी है। इसका मतलब अडल्ट में जितनी भी सेल्स है उसमें उपस्थित जीनोम जाइगोट में उपस्थित जीनोम के समान है, लेकिन हर सेल के अंदर फंक्शनल जीन है वो अलग अलग है। जैसे आंखों की रेटिना में वो जीन्स एक्टिव हैं जो रोडोप्सिन आइडोप्सिन प्रोटीन्स बनाते हैं। स्किन के सेल्स में वो जीन एक्टिव हैं जो मेलानिन केराटिन प्रोटीन्स बनाते हैं। कार्टिलेज के अंदर वो जीन एक्टिव हैं जो कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन्स बनाते हैं। इसलिए हर कोशिका में फंक्शनल जीन जो होगा वो अलग अलग होगा, और फंक्शनल जीन जो होता है उसे एपीजीन के नाम से जाना जाता है। तो विभेदन के दौरान हर कोशिका में अपना जेनेटिक प्रोग्राम जो होता है वो एस्टेब्लिश होता है। हर सेल के अपने अपने एपीजीन सक्रिय होते हैं, बाकी जीन सुप्त अवस्था में रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं। उनको चाहे तो अपन सक्रिय कर सकते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि आजकल इस तरह की डिवाइसेज है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि उसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स को वापस रिवर्स डायरेक्शंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के विभेदन मुख्य प्रकार के हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग होगी। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल की फंक्शनिंग में चेंजिंग होती है। बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। और एपिजीनोटिक डिफरेंशिएशन, जिसमें जीन की फंक्शनल जीन जो होती है उसके अंदर चेंजिंग होती है। हाँ, इस टेबल में जैसे ये तुलना करके मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 3 एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कार्टिलेज सेल, मसल सेल और लाल रक्त कणिका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब ये तीनों जो कोशिकाएं हैं, कार्टिलेज, मसल्स और आरबीसी, इन तीनों की उत्पत्ति मीजोडर्म की सेल से होती है, एक ही सेल से होती है। यही मान लें तीनों की जो स्टेम मदर सेल है वो एक ही है, मीजोडर्मल ओरिजिन की। अब इन तीनों में आप देखिए, तीनों में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होगा, इन तीनों में फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होगा, इन तीनों में बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन होगा, और इन तीनों में एपिजीनोटिपिक डिफरेंशिएशन होगा। अब मॉर्फोलॉजी जैसे देखें, कार्टिलेज की कोशिका अंडाकार होती है और मैट्रिक्स में धंसी रहती है। मांसपेशियों की सेल लंबी होती है, तर्कुरूपी होती है। आरबीसी डिस्क के समान है और डंबल की जैसी होती है। अब आप देख रहे हो इन तीनों की ओरिजिन एक ही स्टेम से हो रही है, लेकिन आफ्टर डिफरेंशिएशन तीनों की आकृति जो है वो परिवर्तित हो गई, इसलिए इसे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की श्रेणी में माना जाता है। तीनों की फिजियोलॉजी आप कंपेयर करो। कार्टिलेज के अंदर कंप्रेशन और टेंशन सहन करने की क्षमता होती है, केपेबल टू फेस कंप्रेशन एंड टेंशन। मसल सेल है, इसके अंदर संकुचन की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शन। आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने की क्षमता होती है। अब तीनों सेल्स की ओरिजिन एक ही पैतृक कोशिका से हो रही थी, लेकिन तीनों की फंक्शनिंग जो अलग अलग है, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कहलाता है। बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन है, अब इन सभी का केमिकल मेकअप आप देखो। कार्टिलेज के अंदर कोलेजन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जैसे प्रोटीन्स की बहुलता होती है। मायोसिन के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की बहुलता होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, उसकी बहुलता होती है। अब इन तीनों सेल की ओरिजिन एक ही स्टेम सेल से है, लेकिन तीनों में अलग अलग प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट है। कार्टिलेज में कोलेजन प्रोटीन्स है, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। इसलिए ये बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन है। तीनों में जेनेटिक मेकअप आप जैसे देखो, कार्टिलेज कोशिकाओं में वो जीन एक्टिव होते हैं जो कोलेजन प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। बाकी के जीन यहाँ पर सुप्त है, डोरमेंट है, इनएक्टिव हो गए, उन जीन का स्विच ऑफ हो गया। केवल कार्टिलेज को संश्लेषित करने वाले जीन यहाँ पर स्विच ऑन है। मांसपेशियों के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बनाने वाले जीन एक्टिव हैं, बाकी जीन यहाँ पर स्विच ऑफ है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन है वो एक्टिव होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में
केवल कैमल और लामा को छोड़कर स्तनधारियों की आरबीसी से केंद्रक निष्कासित हो जाता है। इसलिए अपने मनुष्यों की आप आरबीसी देखो तो उसके अंदर केंद्रक है ही नहीं। अब केंद्रक नहीं है तो गुणसूत्र नहीं है, गुणसूत्र नहीं है तो जीन्स नहीं है, जीन्स नहीं है तो डीएनए नहीं है। इसलिए आरबीसी के अंदर जीन्स टोटली एब्सेंट है, क्योंकि आरबीसी में प्रोजेनाइटर सेल्स में जो जीन्स होते हैं उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करना, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होने के बाद में ये केंद्रक निष्कासित हो जाता है। अब ये एक बेस्ट कंपेरेटिव मॉडल के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कार्टिलेज, मसल्स और आरबीसी तीनों की ओरिजिन एक ही कॉमन सेल से है, लेकिन जो जो डिफ्रेंशिएशन होता है तीनों की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, तीनों की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, इन तीनों की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तीनों का जेनेटिक प्रोग्राम जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये नीचे जैसे फिगर दिखाए हैं, ये कार्टिलेज का फिगर है, मसल सेल्स का फिगर है, ये आरबीसी की फिगर है। हाँ, अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी विभेदन की क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैं एक एक पहलू आपसे शेयर करूंगा। पहली विशेषता है प्रोग्रेसिवनेस या प्रगामिता। प्रोग्रेसिवनेस का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी विभेदन होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स बनती है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर डेवलप होती है। जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपन देखें, ओवम बना, हाँ, ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुआ, मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला से न्यूरुला स्टेज बनी है। आगे और डेवलपमेंट होगा तो कोई लार्वल स्टेज बन सकती है, लार्वा के अंदर फिर कायंत्रण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और अडल्ट स्टेज बन जाती है। तो इस पूरे भ्रूणीय परिवर्तन में आप देख रहे हो एक तरह का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, एक तरह की प्रगामिता है। तो विभेदन के अंदर भी जब डिफरेंशिएशन होता है सेल्स में, तो उन सेल्स के अंदर प्रोग्रेसिवनेस पाई जाती है, प्रगामिता पाई जाती है, फॉरवर्डनेस पाई जाती है। इरिवर्सिबिलिटी, उत्कर्मणीयता। इरिवर्सिबिलिटी का अर्थ है कि विभेदन में बाद वाली जो अवस्था होती है वो पहले वाली अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। हालांकि रीजनरेशन जब होता है, बॉडी में कोई घाव लग जाता है, चोट हो जाती है, उस केस में जरूर विभेदित कोशिका वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करती है, लेकिन परिवर्तन की जो अवस्थाएं हैं वो पुरानी स्टेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। यानी न्यूरुला कभी भी गैस्ट्रुला में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस्ट्रुला कभी भी ब्लास्टुला में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लास्टुला कभी भी मोरुला में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उत्कर्मणीयता, इरिवर्सिबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। तीसरी विशेषता है कि डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन प्रायर इवेंट्स। विभेदन जो होता है वो पहले की अवस्थाओं पे डिपेंड करता है। जो कोई सेल किस सेल में किस डायरेक्शंस में डिफरेंशिएट होगी वो डिपेंड करता है उस सेल का केमिकल मेकअप कैसा है, उस सेल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उस सेल में कॉम्पिटेंसी क्षमता कैसी है। तो विभेदन की आगे वाली जो अवस्था होती है वो पूर्व अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करती है, और यहाँ पर पूर्व अवस्थाओं से मतलब उस सेल के रासायनिक संगठन से है, क्योंकि सेल में कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसी के लिए विशेष प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का होना आवश्यक है। यदि विशिष्ट कोशिकाओं में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन सीज हो जाता है और कोशिका का ऑर्गेन का आगे डेवलपमेंट नहीं होता है, अरेस्ट हो जाता है। चौथी विशेषता इसमें सेल्फ डिफरेंशिएशन या सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब कोई भी कोशिका फाइनल स्टेज में विभेदित हो जाती है तो वो कोशिका अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, उसको कोई इंडक्शन की जरूरत नहीं है, या उसको इंडक्शन की जरूरत होती है तो बहुत हायर लेवल का इंडक्शन चाहिए है। जैसे मान लीजिए मोरुला की कोई सेल है उसको अलग तरह का इंडक्शन चाहिए, गैस्ट्रुला की सेल है उसको अलग तरह का इंडक्शन चाहिए, न्यूरुला के अंदर जो सेल है उसको अलग तरह का इंडक्शन चाहिए, अडल्ट के अंदर जो कोशिका है उसमें अलग प्रकार का इंडक्शन चाहिए। लेकिन अंतिम जो कोशिका होती है विभेदित कोशिका, वो सेल डिफरेंशिएशन की स्टेज में होती है और वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, यानी इट इज इंडिपेंडेंट। तो ये चार मुख्य विशेषताएं डिफरेंशिएशन के दौरान देखी जा सकती है: प्रोग्रेसिवनेस, इरिवर्सिबिलिटी, डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन प्रायर इवेंट्स, और
इसके अंदर सेल्फ डिफरेंशिएशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है विभेदन का प्रोसेस कैसे होता है। इसके लिए वास्तविक जो आधारभूत जो नींव है, आधारभूत जो खाका है, आधारभूत जो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है वो क्या है, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। द मेन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज फंक्शनल स्टेट ऑफ ए जीन इन ए सेल। विभेदन की मुख्य जो आधार है वो उस कोशिका में क्रियात्मक जीन होता है, और जैसा मैंने बताया हर सेल में एपीजीन अलग अलग होता है। जैसे नाखून की कोशिकाओं में, सींग की कोशिकाओं में वो जीन एक्टिव होता है जो केराटिन प्रोटीन बनाता है। त्वचा के अंदर वो जीन एक्टिव होता है जो मेलानिन प्रोटीन्स बनाता है। पैनक्रियाज की सेल्स में वो जीन एक्टिव होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स बनाते हैं। रेटिना में वो जीन एक्टिव होते हैं जो रोडोप्सिन, आइडोप्सिन बनाते हैं। तो किसी भी सेल्स में विभेदन की जो प्रायोरिटी है, विभेदन जो किस पे डिपेंड करता है, वो है उसकी फंक्शनल स्टेट ऑफ ए जीन विच इज कॉल्ड एज एपीजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन प्रेजेंस ऑफ मैटरनल जीन एग साइटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की यहाँ पर चर्चा करूंगा आपसे कंपैरेटिव एस्पेक्ट में और इवोल्यूशनरी वे में। तो सबसे पहले जब ओवम बनता है, अंडा बनता है, तो उस अंडे के अंदर मैटरनल जीन जो होते हैं वो एग साइटोप्लाज्म को संगठित कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो अविभेदित जो अनफर्टिलाइज अंडा है उसके अंदर मैटरनल जीन्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब ये अंडा जब फर्टिलाइज हो जाएगा, द्विगुणी जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के अंदर फिर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग के जो 10-12 क्लीवेज होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं। उनकी इंटरफेज में G1 और G2 स्टेज नहीं होती है। अब G1 G2 स्टेज नहीं होती है तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। एस फेज होती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन फिर भी विदलन की प्रारंभिक स्टेजेस में, प्रारंभिक क्लीवेज में विशेष प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन ये प्रोटीन oogenesis के दौरान संग्रहित इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होते हैं। और इन्फॉर्मोसोम्स हैं वो एक तरह के मैटरनल जीन ही है, क्योंकि oogenesis के दौरान जितना एमआरएनए बनता है उसका 10% एमआरएनए इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में सुरक्षित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और ये इन्फॉर्मोसोम्स क्लीवेज के प्रारंभिक डिवीजन में प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। अब 10-12 क्लीवेज जब हो जाते हैं उसके बाद में इंटरफेस स्टेज लंबी हो जाती है। G1 और G2 स्टेज उसके अंदर प्रारंभ हो जाती है। उस केस में अन्य जो मात्रक जीन होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ब्लास्टुलेशन के बाद में फिर गैस्ट्रुलेशन स्टेज जब आती है उसमें फादर के जो जीन होते हैं, यानी जो जीन शुक्राणु के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए हैं, वो जीन से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब इस कंपेरेटिव अकाउंट में आप देख रहे हो कि अंडे के अंदर अलग तरह के प्रोटीन्स थे, क्लीवेज की स्टार्टिंग ब्लास्टोमियर्स में अलग तरह के प्रोटीन्स थे, लेट ब्लास्टा की सेल्स में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, गेस्टला की सेल्स में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। तो परिवर्धन की प्रत्येक अवस्था में सेल के अंदर केमिकल मेकअप जो होता है वो चेंज होता रहता है। द न्यू आरएनए रेगुलेट्स द डिफरेंशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो नए आरएनए संश्लेषित होते हैं वो भी विभेदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन दिस वे इट इज ए साइक्लिक इंडिपेंडेंट फिनोमेना। इस प्रकार विभेदन की जो प्रक्रिया है, विभेदन का जो प्रक्रम है, वो एक तरह का साइक्लिक और इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। सेल में डिपेंडेंसी तो खत्म कब होगी, जब सेल एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगी। लेकिन फाइनल स्टेज में भी इसको अलग तरह के इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कई बार ये भी कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इंडक्शन का प्रोसेस, कॉम्पिटेंस का प्रोसेस, ये परिवर्धन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो। सो एक ये नट सेल में प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब विभेदन के दौरान जो मुख्य जो मैकेनिज्म है उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे क्या क्या इवेंट्स होती है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है या जिसके कारण विभेदन होता है। तो विभेदन के दौरान मुख्य रूप से ये 3 घटनाएं जो हैं उत्तरदायी है। एक तो इंडक्शन,
या भ्रूणीय प्रेरण। दूसरे फिनोमेनन है कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य। और तीसरे फिनोमेनन है डिटर्मिनेशन या निर्धारण। इंडक्शन का जो प्रोसेस है, अब गैस्ट्रुलेशन के बाद में जब न्यूरुला बनता है ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एनिमल में नर्वस सिस्टम बनेगा, उसके बाद में और भी जितने भी ऑर्गेन है, कान है, आंख है, नाक है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, बॉडी में सभी ऑर्गेन्स बनते हैं। और कोई भी ऑर्गेन जब बनता है तो सबसे पहले वहां पर प्राइमरी बड बनती जैसे मान लीजिए किसी पक्षी में जैसे अगर भुजाएं बन रही है, पश्च भुजाएं बन रही है, तो वहां पर एंटीरियर लिम्ब बड, पोस्टीरियर लिम्ब बड का निर्माण होता है। अपने एम्ब्रियो में जैसे कान का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर ऑटिक बड बनता है। आंखें यदि बन रही है तो यहाँ पर ऑप्टिक बड बनता है। और ये जो बड होता है इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती है। एक सेल तो वो होती है जो कोई सिग्नल सिक्रीट करती है या सिग्नल प्रेषित करती है। दूसरी वो सेल है जो इस सिग्नल के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है, रेस्पॉन्स दर्शाती है। तो यहाँ पर इंड्यूसर सेल और रेस्पॉन्सिव सेल, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन यूनि डायरेक्शनल भी होता है, आवश्यकता पड़ने पर ये रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकता है। तो इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जब बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेन फॉर्मेशन होती है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन होती है, तो इंडक्शन का प्रोसेस सबसे पहले होगा। अब इंडक्शन के बाद में फिर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो रेस्पॉन्सिव सेल है उसमें उस सिग्नल को सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उस सिग्नल के प्रति उसमें अनुक्रिया दर्शाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये अनुक्रिया विशेष प्रोटीन्स के कारण होती है। इसलिए रेस्पॉन्सिव सेल में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, डिपोजिशन होता है, तब जाके वो सेल कॉम्पिटेंसी की कैपेसिटी है वो डेवलप कर पाती है। यदि विशेष प्रोटीन्स नहीं होंगे तो ये कोशिकाएं कॉम्पिटेंसी का फिनोमेनन नहीं दर्शाएंगे और उस ऑर्गेन की फॉर्मेशंस नहीं होती है। और कई बार अरेस्टेड डेवलपमेंट वो देखने को मिलता है, डेवलपमेंट फेल्योर देखने को मिलता है। और अंतिम जो स्थिति है वो है डिटर्मिनेशन। तो जब किसी एक रूडिमेंट का फैट डिसाइड हो जाता है तो ये सेल डिफरेंशिएशन की अवस्था में होती है। तो ये तीन मेन प्रोसेस है, तीन ये मेन मैकेनिज्म है। इंडक्शन होगा किसी भी बट के अंदर, कॉम्पिटेंसी होगी, और लास्ट के अंदर इसमें डिटर्मिनेशन या निर्धारण का प्रोसेस होता है। और कोई भी सेल जब डिटरमाइंड हो जाती है इसका मतलब वो पूरी तरह से विभेदित हो गई है, पूरी तरह से वो डिफ्रेंशिएट हो गई है। मैकेनिज्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन, विभेदन की क्रिया विधि क्या है? Differentiation is a complex and coordinated pathway in which every cell before differentiation passes from many stages. विभेदन एक जटिल और समन्वित प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक कोशिका विभेदन से पहले विभिन्न प्रकार के पथों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की स्टेजेस के द्वारा गुजरती है। Before differentiation, every cells must be competent to respond for the individual signal, inductive signal. विभेदन से पहले प्रत्येक कोशिका में सामर्थ्य होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ताकि वो इंड्यूसर के द्वारा प्रेषित सिग्नल के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शा सके। द एक्टिव स्टेटस ऑफ द जीन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। विभेदन के दौरान प्रत्येक कोशिका में एक्टिव जीन की जो स्थिति होती है वो वेरिएबल प्रकार की होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेज में अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते जाते हैं। जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इन सभी की उत्पत्ति एक कॉमन प्रोजेनाइटर सेल से होती है। और एक आरबीसी को बनने में ये कम से कम 7 स्टेजेस से गुजरती है। हर स्टेज का अपना अलग अलग नाम होता है, हर स्टेज की फंक्शनल कंडीशन अलग अलग होती है, हर स्टेज के अंदर फंक्शनल जीन जो है वो अलग अलग होते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया कि मान लीजिए विभेदन के दौरान यदि एक कोशिका 7 स्टेज से गुजरती है तो हर स्टेज के अंदर उनको अलग अलग जीन्स, एक्टिव जीन जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। पहली स्टेज में जो जीन एक्टिव है वो आगे वाली स्टेज के अंदर स्विच ऑफ हो जाएगा, नए जीन का स्विच ऑन हो जाएगा।
फिर आगे वाली सेल का जो जीन है उसका और आगे चलेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, नई जीन का स्विच ऑन हो जाएगा। इस पर का एक एक कास्केड के रूप में ये जो परिघटना है ये चलती है। अब जीन पोजीशन की स्थिति क्या रहेगी है, अभी जैसे मैंने आपको कंपेरेटिव अकाउंट जैसे बताया है, आरबीसी का जैसे एग्जांपल। अब अडल्ट जो आरबीसी है, फुली मैच्योर आरबीसी है, उसके अंदर जीन टोटली एब्सेंट है। तो विभेदन के दौरान हर सेल को अलग अलग टर्मिनोलॉजी के नाम से जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इन सेल्स में जीन की क्या सिचुएशन है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहली जो कंडीशन होती है ये होती है प्री कॉम्पिटेंट सेल, यानी कॉम्पिटेंसी से पहले की स्थिति। और प्री कॉम्पिटेंट सेल्स में जीन्स टोटली मास्क्ड होते हैं, यानी जीन पूर्णतया निष्क्रिय है, न तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है न ट्रांसलेशन होता है। लेकिन मास्क जीन जो होते हैं उसमें रेप्लिकेशन हो सकता है, डीएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स नहीं बनेगा। अब ये प्री कॉम्पिटेंट सेल कॉम्पिटेंट सेल्स में कन्वर्ट होती है, और कॉम्पिटेंट सेल जो होती है इसके अंदर जीन जो होते हैं वो आंशिक रूप से मास्क रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं है। जीन्स आर पार्शियली मास्क्ड बट नो ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद में ये कॉम्पिटेंट सेल डिटरमाइंड सेल्स में कन्वर्ट होती है, और डिटरमाइंड सेल्स में संभवतया कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन जो मास्क के मैसेंजर आरएनए जो पहले से संग्रहित है वो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जब एक सेल फुली डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उस सेल्स के अंदर एपिजीन एक्टिव हो जाते हैं, तब इस कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों परिघटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि आरबीसी में तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आरबीसी का तो ये तो एक स्पेशल केस है। इसमें डिफ्रेंशिएशन के बाद में केंद्रक जो होता है वो निष्कासित हो जाता है सेल से, और केंद्रक के निष्कासन के कारण इसमें तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन बाकी की जो विभेदित कोशिकाएं हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। ये एक मॉडल दिखाया है डाइवर्सिफिकेशन का। जैसे ये कोई प्लूरिपोटेंट सेल है और ये किसी पथ में जैसे लुढ़कती है तो इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन के बाद में ये सेल किसी दूसरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और कई बार ये विभेदित कोशिका वापस अपनी प्लूरिपोटेंट कंडीशंस में भी आ जाती है। ये प्रक्रिया उसमें होती है जब बॉडी के अंदर कोई घाव हो गया, विशेषकर जो रीजनरेशन जिन प्राणियों में ज़्यादा होता है उनके अंदर रिवर्स डायरेक्शंस में भी ये प्रक्रिया देखी गई है। अब चूंकि अपने मनुष्यों में तो रीजनरेशन क्षमता बहुत कम है, केवल घाव के भरने तक सीमित होती है। हड्डियां टूट जाती है तो हड्डियां में जैसे ग्रोथ होती है, लिवर के अंदर रीजनरेशन होता है। तो अपने ह्यूमन के अंदर तो थोड़ा अलग एस्पेक्ट है, लेकिन बाकी जो एनिमल है जैसे हाइड्रा है, इसमें छिपकली है, जैसे मेंढक के जो टैडपोल लार्वा है, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और उसके अंदर फिनोमिनन जो होता है वो अलग तरह का होता है। ये वही लॉग ट्रूप का एग्जांपल दिया है डाइवर्सिफिकेशन का है। जैसे पहाड़ी दिखाई है, पहाड़ी से जैसे कोई पत्थर लुढ़कता है तो वो पत्थर लुढ़क के किस डायरेक्शंस में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उस पत्थर की आकृति जो होती है वो घिस घिस के है। अब जैसे आप मान लो ऋषिकेश गए हो, हरिद्वार गए हो, तो गंगा नदी में छोटे छोटे गोल पत्थर देखा होगा, उसके अंदर पड़े रहते हैं पैंदे के अंदर। अब ये सारे पत्थर पहाड़ियों से लुढ़क लुढ़क के आए, जो जो पत्थर लुढ़क के आते हैं वो घिस घिस के एकदम गोलाकार हो जाते हैं, उनकी सरफेस एकदम चिकनी हो जाती है। तो उसी तरह ये जैसे स्टेम सेल है मान लो, अब स्टेम सेल किस डायरेक्शंस में जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो प्रोजेनाइटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। ये प्रोजेनाइटर सेल आगे किस पथ में जाएगी उसके अकॉर्डिंग इसका निर्माण होता है। अब इसी एक स्टेम सेल से ल्यूकेमिया सेल बनती है, इसी से टी लिम्फोसाइट बनती है, इसी से बी लिम्फोसाइट बनती है, इसी से प्लेटलेट्स बनती है, इसी से आरबीसी बनती है। अब इन सभी सेल की जो पूर्वज जो कोशिका है वो ये स्टेम सेल है, लेकिन हर स्टेज पे इनको अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, और अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स के संपर्क में आने से ये कोशिकाएं अलग अलग पथों के अंदर विभाजित हो जाती है। और इसी टेक्निक, इसी सिद्धांत के आधार पर आजकल लेबोरेटरी में भी सेल को कल्चर किया जा सकता है, विशेषकर स्टेम सेल से। तो अपने मनुष्यों में, बच्चों में जो नाभि रज्जु होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड,
उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स पाई जाती है, और उन स्टेम सेल्स को यदि प्रिजर्व कर लिया जाए तो आजकल ये पॉसिबल है कि उस स्टेम सेल का यूज करके आप बॉडी की अन्य सेल्स का निर्माण कर सकते हो, ऑर्गन का निर्माण कर सकते हो। आदमी का मान लीवर खराब हो गया तो नो प्रॉब्लम, नया लीवर है वो लेबोरेटरी में डेवलप हो सकता है। हार्ट के वाल खराब हो गए, नया हार्ट लेबोरेटरी में बन सकता है। तो ये आजकल जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से काफ़ी हद तक ह्यूमन के वेलफेयर में, ह्यूमन की थेरेपी में, ट्रीटमेंट में काफ़ी फायदा हुआ है। हाँ, अब इसमें लेवल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन के दौरान कौन कौन से स्तर है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के दौरान 4 मुख्य लेवल जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है अनडिफरेंशिएटेड स्टेज। इसमें कोशिका पूर्णतया अविभेदित रहती है। ये इस स्टेज में सेल अपने आप में एक तरह की स्टेम सेल है, एक तरह की टोटिपोटेंट सेल है, एक तरह की प्लूरिपोटेंट सेल है। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बाद में ये प्रोटो डिफरेंशिएटेड स्टेज में कन्वर्ट होती है। प्रोटो डिफरेंशिएटेड के बाद में ये डिफरेंशिएटेड स्टेज में कन्वर्ट होती है, और विभेदन के बाद में इसमें मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। तो विभेदन के दौरान 4 मुख्य स्तर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं: अनडिफरेंशिएटेड स्टेज, प्रोटो डिफरेंशिएटेड स्टेज, डिफरेंशिएटेड स्टेज और मॉड्यूलेशन स्टेज। अब फिनोमिनन है रिवर्सिबिलिटी। अब हालांकि परिवर्धन की जो अवस्थाएं होती है वो पूर्व अवस्थाओं में कन्वर्ट नहीं होगी। मान लो न्यूरुला बन गया तो न्यूरुला कभी भी गैस्ट्रुला में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस्ट्रुला कभी भी ब्लास्टुला में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लास्टुला कभी भी जाइगोट में कन्वर्ट नहीं होगा, मोरुला में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन एक कोशिका जो होती है वो अपनी एंसेस्टर सेल के अंदर परिवर्तित हो सकती है, और लेबोरेटरी में भी इस परिवर्तन को ऑब्जर्व किया गया है, संपादित किया गया है। तो इस संबंध में कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशंस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे पहली फिनोमिनन है डिफरेंशिएशन या विभेदन। ये परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं कि अविभेदित कोशिकाओं का विभेदित कोशिकाओं में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन of an undifferentiated cell into a differentiated cell is called as differentiation. De-differentiation, इसमें क्या होगा, कोई भी विभेदित कोशिका पुनः अविभेदित कोशिका में परिवर्तित होती है। De-differentiation is that process in which a differentiated cell is converted into an undifferentiated cell। और ये प्रक्रिया विशेषकर जब बॉडी में पुनरुद्भवन होता है, घाव भरने की जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है, वाउंड हीलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उस केस में डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। और रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है, डी डिफरेंशिएशन द्वारा जो अविभेदित कोशिका बनती है वो अविभेदित कोशिका जब वापस विभेदित कोशिका में कन्वर्ट हो तो इसे रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो रीडिफरेंशिएशन इज दैट प्रोसेस इन विच ए डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन रीडिफरेंशिएट इनटू एन अडल्ट टाइप सेल। अब ये रीडिफरेंशिएशन जो है ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन द्वारा जो सेल्स बनी है वो वापस अपने मूल पैतृक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाए, तो ये घटना मॉड्यूलेशन कहलाती है। मेटाप्लेसिया में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन द्वारा बनी हुई कोशिका रीडिफरेंशिएशन के बाद में अन्य अंगों में, अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उसकी जर्म लेयर सेम रहेगी। जैसे पहले एक वो टेबल जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे उसमें कार्टिलेज की सेल्स है, मसल की सेल है, आरबीसी की सेल्स है। अब ये तीनों सेल्स की ओरिजिन मेसोडर्म से हो रही है, तो जर्म लेयर तो एक ही है, एक ही जर्म लेयर से अलग अलग तरह की कोशिकाएं बन रही है। अब यहाँ पर ये पॉसिबल है आजकल की जो कार्टिलेज की सेल है वो मसल सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, मसल सेल है वो कार्टिलेज सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, आरबीसी को भी इनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ही जर्म लेयर्स के विभिन्न सेल्स जब एक दूसरे में रूपांतरित हो
तो ये घटना मेटाप्लेसिया के नाम से जानी जाती है। और ट्रांस डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इसमें जर्म लेयर्स भी चेंज हो जाएगी है, और आजकल ये लेबोरेटरी में पॉसिबल है। आप चाहो तो एक्टोडर्म की सेल से एंडोडर्म की ऑर्गेन्स का निर्माण कर सकते हो। एंडोडर्म की सेल से आप चाहो तो मेसोडर्मल ऑर्गेन्स का निर्माण कर सकते हो। और इस एस्पेक्ट के तहत ये पॉसिबल है कि आपकी स्किन के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी हड्डियों की सेल से लीवर की फॉर्मेशन हो सकती है, आपके लीवर की सेल से कार्टिलेज और मांसपेशियां बन सकती है। या और सिंपली कहूं तो एक्टोडर्म की सेल है वो मेसोडर्मल सेल्स में रूपांतरित हो सकती है, मेसोडर्मल सेल्स है वो एंडोडर्मल सेल्स में रूपांतरित हो सकती है, एंडोडर्मल सेल एक्टोडर्मल सेल्स में रूपांतरित हो सकती है। लेकिन ये जो रूपांतरण है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है और जीन लेवल पे है। इसमें कुछ जीन का स्विच ऑफ होगा और कुछ जीन्स का स्विच ऑन होता है, और इस फिनोमेनन को भी आजकल लेबोरेटरी में संपादित किया जाता है। और अपने भारत में विशेषकर पूना में एक बहुत बड़ा सेंटर है सेल कल्चर का, सेंटर फॉर सेल साइंस का, और वहाँ पर जितनी भी स्टेम सेल है उनको प्रिजर्व किया जाता है, स्टेम सेल बैंक है वहाँ पर। और उस इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह की जो शोध कार्य जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य है वो संपादित किए जाते हैं। और इसी बेसिस पे आजकल लेबोरेटरी में सेल कल्चर पॉसिबल है, टिश्यू कल्चर पॉसिबल है, ऑर्गेन कल्चर पॉसिबल है। और आने वाला दिन वो दूर नहीं है जब ह्यूमन का भी क्लोन है वो लेबोरेटरी के अंदर बनने लगेगा, और आदमी का आयु 300 साल 400 साल तक हो जाएगी। इसी दिशा में साइंटिस्ट है वो प्रयासरत है। हाँ, इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन का नियंत्रण कैसे होता है, किस लेवल पे इसका रेगुलेशन हो सकता है। तो मोटा मोटी विभेदन का जो प्रक्रिया है, विभेदन की जो प्रोसेस है, ये 3 लेवल के ऊपर नियंत्रित हो सकती है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज रेगुलेटेड एट 3 लेवल्स, जीनोम लेवल पर एट जीनोम लेवल, अनुलेखन स्तर पर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और अनुवादन स्तर पर एट ट्रांसलेशन लेवल। The process of differentiation can be regulated at 3 level, at genome level, at transcription level, at translation level. हाँ, अब इन तीनों लेवल के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। हाँ, जीनोम लेवल पे जैसे नियंत्रण कैसे हो सकता है। हाँ, जीनोम लेवल पे मुख्य रूप से ये 5 मेन टाइप जैसे यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। पहला रेगुलेशन का जो एग्जाम्पल है परमानेंट चेंज, यानी स्थायी परिवर्तन। इसके उदाहरण जैसे आरबीसी, केराटिनोसाइट, और एस्केरिस में गुणसूत्र के विघटन की परिघटना, क्रोमोसोमल डिमिन्यूशन इन एस्केरिस। अब यहाँ पर आरबीसी में जैसा मैंने बताया, आरबीसी जब बनती है हड्डियों के अंदर, तो मैच्योर आरबीसी इरिथ्रोसाइट बनने से पहले उसका केंद्रक जो होता है वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। अब पूरा केंद्रक बाहर निकल गया, पूरा क्रोमोसोम बाहर निकल गया, सारे डीएनए बाहर निकल गए, सारा जीनोम बाहर निकल गया, तो एक तरह से ये परमानेंट चेंजिंग होगी। तो आरबीसी के निर्माण में परमानेंट चेंजिंग प्रकार का जो विभेदन है वो देखने को मिलता है। सेकेंड इज प्रोबेबली परमानेंट चेंज। ये परिवर्तन स्थायी तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी है इसमें, प्रोबेबली परमानेंट चेंज। और इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो म्यूटेशन के रूप में हो सकते हैं, म्यूटेशन क्रोमोसोम में हो सकता है, जीन्स में हो सकता है, डीएनए में हो सकता है। तो जब भी जीन्स में म्यूटेशन होगा, थोड़े स्थायी परिवर्तन होते हैं। जीन्स के अंदर डिलोशन की घटना हो सकती है, कई बार गुणसूत्र से जीन है वो विलुप्त हो जाता है, कई बार जीन में नाइट्रोजन क्षार विलुप्त हो जाते हैं। और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, असमजात गुणसूत्र जो होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच में जीन्स का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे एक रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन का नाम आपने सुना होगा। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि अपने मनुष्यों में 21वें नंबर के गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं वो जीन 14 नंबर के गुणसूत्र के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, और 21 नंबर के जीन जब 14 नंबर पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो उस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम के लक्षण है वो देखने को मिलता है, और ये फिनोमेनन ट्रांसलोकेशन कहलाती है। हालांकि इस डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 47 नहीं है, गुणसूत्र इसमें 46 ही है, लेकिन 21 नंबर का क्रोमोसोम का जो जीन्स है
वो जीन 14 नंबर के ऊपर स्थानांतरित हो गया है, और ये प्रोबेबली परमानेंट चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। तीसरी इसमें रेगुलेशन है रिलेटिव परमानेंट चेंज, यानी अपेक्षिक स्थायी परिवर्तन। ये चेंज है, ये मिथाइलेशन के रूप में होता है। और अपने यूकैरियोट्स के अंदर जब भी डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसके 5वें सिरे पर कैपिंग की प्रक्रिया होती है, मिथाइलेशन की प्रक्रिया होती है। और मिथाइलेशन की जब प्रक्रिया होती है तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्लों को काट नहीं सकते, और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जब काम नहीं करेंगे तो इन डीएनए आरएनए की अर्धायु बढ़ जाती है, इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। तो कई बार मनुष्य में क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में 3-4 घंटे का इंटरवल है, और जबकि जो आरएनए बन रहे हैं उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद उस आरएनए की डेथ हो जाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में 4 घंटे का अंतराल है, तो 4 घंटे तक आरएनए को जिंदा कैसे रखा जाए, उसके सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इन न्यूक्लिक अम्लों के 5वें सिरे पर मैथिल समूह जुड़ जाता है, और मैथिल समूह जब जुड़ जाता है तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम इस पर काम नहीं कर सकते हैं, और इसकी अर्धायु जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका मोर रिवर्सिबल चेंजेस है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अपने न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम इकाइयों के बीच में H1 हिस्टोन होती है जो कि लिंकर डीएनए से जुड़ी रहती है। इस H1 हिस्टोन का फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन ये निरंतर चलता रहता है। तो H1 हिस्टोन का जब फॉस्फोरिलेशन हो जाता है तो ये घटना इस श्रेणी में आती है। रेडिली रिवर्सिबल चेंजेस, इसके अंदर न्यूक्लियोसोम असेंबली, पॉलीटिन क्रोमोसोम में बाल्बियानी रिंग का निर्माण, लेम्ब्रोस क्रोमोसोम के दौरान जीन एम्प्लीफिकेशन का निर्माण, और पफिंग की परिघटना, ये सारी रिवर्सिबल चेंजेस हैं। क्योंकि पॉलीटिन क्रोमोसोम में देखते हैं कि एक बैंड के अंदर पफिंग हुई, बाल्बियानी रिंग हुई, उसने अपना प्रोटीन बनाया, और आगे वाली स्टेज में फिर दूसरे बैंड के अंदर जीन एक्टिव हो जाते हैं, पहले वाले बैंड के जो जीन है वो वापस निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हजारों जीन एक साथ होते हैं, हजारों जीन का एक साथ यहाँ पर स्विच ऑन होता है, हजारों जीन का एक साथ स्विच ऑफ होता है। तो ये रेडियली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और विशेषकर जो इंसेक्ट में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये परिघटना जो होती है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ परिवर्तन है जो जीनोम लेवल के ऊपर संपादित होते हैं। इसके अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किए, परमानेंट चेंजेस, प्रोबेबली परमानेंट चेंजेस, रिलेटिव परमानेंट चेंजेस, मोर रिवर्सिबल चेंजेस, रेडियली रिवर्सिबल चेंजेस। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल, पहले वाला था वो तो जीनोम लेवल पे था, जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे। अब डीएनए से आरएनए बनता है, और उस आरएनए के अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है। इसके अंदर हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो अपने केंद्र के अंदर हिस्टोन है वो तो धनावेशित है, डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है, और अपोजिट आवेश होने के कारण इन दोनों के अंदर फास्ट बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लियोसोम असेंबली होती है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक है। अब कई बार कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है, उस केस में डीएनए अन्य धनावशों के साथ, विशेषकर कैल्शियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन है, उसके साथ ये डीएनए बॉन्डिंग कर सकता है। और आप ये जानते हो कि अपने क्रोमोसोम में न्यूक्लियोसोम इकाइयां बनती है, न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन जब नहीं होगी तो डीएनए कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग करेगा, और उसकी जो असेंबली का जो आर्किटेक्चर है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीएनए की जो हेलिक्स होती है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर इस तरह का ये नियंत्रण पहली टाइप का है। ड्यू टू दिस बोथ आर टाइटली बॉन्डेड एंड इट प्रिवेंट द डीएनए फ्रॉम इंटरेक्शन विथ आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसफॉस्फोराइबोप्यूरिन, ट्रांसफॉस्फोराइबोप्यूरिन। तो टाइटली पैक होने के कारण ये अन्य मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शंस नहीं कर पाते। इन दिस रेगुलेशन हार्मोन इंड्यूसर, मिथाइलेशन, एस्टाइलेशन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इस प्रकार के नियंत्रण में हार्मोन भी भूमिका निभाते हैं, इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स भी भूमिका निभाते हैं, एसिटाइलेशन का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, मिथाइलेशन का प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। अंत में ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे कंट्रोल होगा। तो ट्रांसलेशन लेवल का मतलब है कि
ट्रांसक्रिप्शन के बाद का प्रोसेस, उसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, कई बार निष्क्रिय प्रोटीन बनते हैं, कई बार नवजात प्रोटीन्स बनते हैं। तो ट्रांसलेशन के दौरान भी सैकड़ों तरह की चेंजिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। ये मुख्य परिवर्तन कौन कौन से हैं? डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए इन द न्यूक्लियस। अब कई बार डीएनए से मैसेंजर आरएनए तो बन गया, लेकिन इस मैसेंजर आरएनए की हाफ लाइफ कम होती है और ये कोशिका के अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये डाइजेस्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब एमआरएनए जब डिग्रेड हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। केंद्रक का जो एमआरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है केंद्रक छिद्रों के द्वारा, और इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसमें आगे आगे लीडर सीक्वेंस होती है, पीछे इसमें टेलर सीक्वेंस होती है। डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए एट राइबोसोम। कई बार मैसेंजर आरएनए केंद्रक से कोशिका में चला गया और प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो राइबोसोम की इकाइयां इस एमआरएनए के साथ अटैच होती है, लेकिन इस अटैचमेंट के टाइम एमआरएनए जो होता है वो विघटित हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। मास्किंग ऑफ एमआरएनए। मास्किंग से यह अर्थ है कि जो मैसेंजर आरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन में, इस एमआरएनए के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है, और एमआरएनए के चारों जब प्रोटीन का आवरण बन जाता है तो ये घटना, ये जो रचना है वो इन्फॉर्मोसोम के नाम से जानी जाती है, और इन्फॉर्मोसोम है वो निष्क्रिय रूप में सेल में पड़े रहते हैं। जब भी सेल में G1 G2 स्टेज नहीं होती है उस समय इन इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है। एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का एक्टिवेशन, राइबोसोम का इनएक्टिवेशन, ये फिनोमेनन ट्रांसलेशन के दौरान संपादित होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेसेंट प्रोटीन। कई बार नवजात प्रोटीन जो है उसको सक्रिय प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाता है, और अपनी बॉडी में मैक्सिमम जो प्रोटीन्स बनते हैं वो नवजात प्रकार के होते हैं, विशेषकर एंजाइम्स की श्रेणी में। जैसे डाइजेशन में आपने कई एंजाइम सुने होंगे, जैसे ट्रिप्सिनोजन। अब ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, और अंत में प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो सेल में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, वो नवजात होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉनसेंस एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। इन नॉनसेंस एमिनो एसिड्स को जब हटाया जाएगा, उन हटाने बाद में एंजाइम जो होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह इंसुलिन का, जैसे इंसुलिन सबसे पहले जो बनता है वो प्री प्रो इंसुलिन के रूप में बनता है। अब ये प्री प्रो इंसुलिन बाद में प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन सबसे अंत में इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। अब जो जो ये इंसुलिन का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, इसमें जो नॉनसेंस जो एमिनो एसिड्स है वो रिमूव हो जाता है, और फाइनल जो इंसुलिन बनता है उसके अंदर 51 एमिनो एसिड है। ये 51 एमिनो एसिड की श्रृंखला वापिस से स्प्लिट होती है, और उसके अंदर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और इंसुलिन हार्मोन की फिर इसमें असेंबली होती है। तो ये कुछ ट्रांसलेशन लेवल पे होने वाले इसके अंदर चेंजेस हैं। ये एक मॉडल के रूप में ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसमें। ये जैसे हड्डियों की बोन मैरो की सेल्स है हीमोसाइटोब्लास्ट। अब इसी कोशिका से आरबीसी बनती है, इसी कोशिका से एसिडोफिल बनती है, बेसोफिल बनती है, न्यूट्रोफिल बनती है, बी लिम्फोसाइट बनती है, टी लिम्फोसाइट बनती है, थ्रोम्बोसाइट सेल्स बनती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इन सेल्स का जो 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 अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्जन होता है, इनको हर स्टेज में अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। अब इसी सेल से आरबीसी बन रही है तो इसको अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, इसी सेल से एसिडोफिल बन रही है, अलग ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, इसी सेल से बेसोफिल बन रही है, अलग ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। अब एक स्टेम सेल से आप देख रहे हो इसमें कितनी तरह की सेल्स बन सकती है। तो आजकल लेबोरेटरी में भी ये पॉसिबल है, आपके पास स्टेम सेल होनी चाहिए और इनको डाइवर्ट करने वाले अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए। तो ग्रोथ फैक्टर्स के ट्रीटमेंट के द्वारा इन कोशिकाओं को अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग पथ में इसको अपन डेवलप कर सकते हैं। तो एक ये कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन है इस डिफरेंशिएशन के चैप्टर की।
और ये टॉपिक विशेषकर यूजी क्लास के जो बच्चे हैं, एमएससी क्लास के जो बच्चे हैं, उनके अंदर ये बहुत ही एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक फंडामेंटल टॉपिक है। और नेट स्लेट की जो एग्ज़ाम है, आईएएस की एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी आपके इस चैप्टर से संबंधित कोई शंका हो, समाधान हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है kcsibis@yahoo.com। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414466107। इस व्याख्यान को हम महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, और मेरे पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर के सी सोनी के नाम से, उस पर भी मैं इसको अपलोड करूँगा। तो आप इस व्याख्यान को वहाँ पर भी सुन सकते हैं, और इस व्याख्यान को आप ध्यान से सुने। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो साथी हैं, जो विशेषकर जो जूलॉजी के स्टूडेंट है, बॉटनी के स्टूडेंट हैं जो एमएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के साथ भी इस व्याख्यान को आप शेयर करें। हाँ, आपने व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।